नमस्कार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का समापन काशी गोरखपुर परिक्षेत्र यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान के साथ हो गया। लोकतंत्र के उत्सव को इससे अधिक रोमांचक नहीं बनाया जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनारस हमारे प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां उनकी लोकप्रियता एक इतिहास बनाती दिख रही है। तो दूसरी ओर यह वही उत्तर प्रदेश है जो लोहिया, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस, जनेश्वर मिश्र जैसे समाजवाद के विचारकों की कर्मभूमि का गौरवमयी इतिहास संजोए हुए है। लिहाजा मौजूदा भाजपा और समाजवाद के आंदोलन के उत्तर प्रदेश के संस्करण के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में समाजवादी पार्टी के लिए विधानसभा के अंतिम चरण का समापन पूर्वी उत्तर प्रदेश से होना और भी दिलचस्प हो जाता है। हम जैसे अध्येताओं के लिए जो बतौर नागरिक और विचार अनवरत परिपक्व होते हुए जन समाज की अभिव्यक्ति बनना और उन्हें विश्लेषित करना चाहते हों, ऐसे सभी चुनाव समाजशास्त्री प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण का पर्व भी हैं। चूंकि चुनाव अभियान अब समाप्त हो चुके हैं और परिणामों के आकलन की बेचैनी हर तरफ है, मैं भी इस जोखिम के आकर्षण से खुद को मुक्त नहीं कर सकता। तो मेरा आकलन और मन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्व की उत्तर की ओर बढ़ते हैं, सांस्कृतिक विविधताओं के दर्शन तो होते ही हैं, लेकिन पश्चिम की तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान नेताओं की वैसी मौजूदगी दिखाई नहीं देती है जैसे पश्चिम में है। इस चुनाव में पश्चिमी यूपी में जहां किसान की पहचान को लेकर जातियों ने गोलबंदी की, यानी किसान मुख्य पहचान है जिसके पीछे जातियों ने गोलबंदी की, शेष पूरे प्रदेश में हल्के फुल्के शब्दों में कहें तो लगता है कि मानो सभी कथित तौर पर सेकुलर या समाजवादी हैं, या जातीय नेतृत्वों के बंधक हैं, या फिर कथित तौर पर सांप्रदायिक हिंदू या मुसलमान हैं। किसान तो कोई है ही नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों का नेतृत्व नहीं दिखाई देता है। क्या यह जातीय पहचानों का आजीविका की पहचान और उसकी चिंताओं पर हावी हो जाना नहीं है? Is the caste identity and its political matrix are dominating the occupational identity in the eastern UP much more than the west? इसके पीछे कारण यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना सघन उत्पादन का कृषि अर्थतंत्र और गन्ना उत्पादक किसानों की सियासी मुखरता व तुलनात्मक समृद्धता कहीं बेहतर है। इसके उलट पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि तंत्र में अनाज उत्पादक किसान हों, फल फूल सब्जियों के उत्पादक किसान हों, मछली पालक या अन्य पशुपालक समाज हों, कृषि अर्थव्यवस्था में इन सभी की कमोबेश संतुलनकारी या बराबर की हिस्सेदारी है, और यह सभी आजीविकाएं अपने जातीय पहचान में प्रतिनिधित्व पाने के कारण आजीविका आधारित किसान जैसे वर्ग पहचान को कम ही जाहिर कर पाती हैं। दूसरी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते जाने पर मतदान प्रतिशत आमतौर पर थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके पीछे गांवों शहरों से परिवारों का अन्य राज्यों या उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आजीविका के लिए विस्थापन हो सकता है। 2 या अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज नामों के दोष का निराकरण करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत को तकनीकी तौर पर सुधारा जा सकता है, लेकिन इससे चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता। इस चुनाव में मतदान प्रतिशत में बेहद मामूली कमी आई है, जो अक्सर सरकार की वापसी के संकेत माने जाते हैं, लेकिन द्विकोणीय चुनाव की भीषणता में ऐसे सामान्यीकरण जोखिम भरे हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि यदि मतदान में मामूली ही सही जो कमी आई है, तो यह कमी किसकी है और यह नुकसान किसका है? वैसे भी मतदान प्रतिशत का स्वरूप मूलतः जनांकीय चरित्र यानी डेमोग्राफिक कैरेक्टर पर निर्भर करता है, यानी जातियों बिरादरियों का पूरी आबादी में संख्यात्मक अनुपात और प्रतिरूप कैसा है। यह डेमोग्राफिक कैरेक्टर सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी और साझेदारी पर सामाजिक राजनीतिक गठबंधन को निर्देशित करते हैं, जो मतदान प्रतिशत के साथ साथ ध्रुवीकरण और प्रतिध्रुवीकरण की जमीन व कारणों को भी तैयार करते हैं। मेरा आकलन है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक सांप्रदायिक और सामाजिक ध्रुवीकरण के बीच क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग अनुपात में दिखाई देती है।
पश्चिम में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बढ़त मध्य उत्तर प्रदेश आते आते सामाजिक ध्रुवीकरण की सघनता में ढलने लगता है और उसके आगे यह और भी सघन होता चला जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण प्रतिध्रुवीकरण की प्रयोगशालाएं नहीं हैं। आजमगढ़, मऊ और यहाँ तक कि वाराणसी में भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण प्रतिध्रुवीकरण को अनुभव किया जा सकता है। संकेत दिख रहे हैं कि सामाजिक व सामुदायिक गठबंधनों के समीकरण व वोट बैंक की तुलना में इस बार अन्य सामाजिक गठबंधनों का एकीकरण लगभग मौन है। उत्तर प्रदेश में चुनाव इतना सघन, इतना इंटेंस है कि साझा मुद्दों की सामाजिक जमीन सिकुड़ती दिख रही है। मसलन कि ऐसे मतदाताओं की संख्या काफी बड़ी है जिन्हें रोजगार को लेकर चिंता है। महिलाएं महंगाई की समस्या को लेकर जागरूक हैं, लेकिन सामाजिक योजनाओं की कमजोर तबकों तक पहुंच, जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार के बीते 5 सालों के अनुभव और उन्हें न गंवाने की चिंता पहली प्राथमिकता के रूप में दर्ज हो रही है। दूसरी ओर यही कानून व्यवस्था खासकर दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज में सांप्रदायिक उत्पीड़न और सत्ता के दमन का पर्यायवाची बन गए हैं और वे इसे चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। हालांकि मुस्लिम समाज के मतदाता पूर्व में भाजपा को मतदान करते रहे हों, यह प्रतिशत और दावेदारी अभी भी विवादास्पद है। लेकिन कानून व्यवस्था का सांप्रदायीकरण एक नई प्रवृत्ति और जन अनुभूति अवश्य बन गई है। जातियों के राजनीतिक पसंद को लेकर सभी स्तरों पर बहुत गंभीर अन्वेषण चल रहे हैं। किसी एक पहचान के मतदाता वर्ग का 90% से अधिक मतदान किसी एक ही पार्टी के पक्ष में हो, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक ही पहचान ऐसी है और वह मुस्लिम मतदाता है। इस बार के चुनाव के लगभग द्विकोणीय होने के कारण थोक मुस्लिम समर्थन से सपा को एक तरफा लाभ होगा और संभवतः 2022 की विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या में संतोषजनक बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। लेकिन 50 से 90% तक एक तरफा मतदान करने वाली सामाजिक पहचानों में यादव के साथ पहली बार जाट भी शामिल हो सकते हैं। दलितों समेत शेष सभी बड़ी पहचानें, चाहे वे निषाद हों या राजभर, जिनके भीतर कम से कम 4-5 से लेकर 60 की संख्या तक छोटी बड़ी उपजातियां शामिल हैं, किसी एक पार्टी या गठबंधन के पक्ष में अधिकतम 50% तक एक मुश्त वोटिंग करने के आसपास ही रहने का अनुमान है। लेकिन जातियों के वोटिंग पैटर्न को लेकर अनेक दिलचस्प कवरेज देखने को मिले हैं, जिनमें से एक वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम की गोरखपुर में मतदान केंद्र से वोट देकर निकले मतदाताओं से पूछताछ की है। क्या महिला क्या पुरुष, सबों के नाम के साथ उनकी जाति को पूछने के बाद वे यह भी पूछते हैं कि आपने योगी को क्यों वोट दिया। एक महिला ने जब योगी को वोट देने की बात के बाद शिकायत बताई कि बच्चों की अच्छी शिक्षा और व्यवस्था को लेकर और उनके रोजगार को लेकर उन्हें अभी चिंता है या उनके अंदर एक चिंता है, तो अंजुम साहब ने पूछा कि जब ऐसी चिंताएं हैं तो फिर योगी सरकार के लिए वोट क्यों दिया। इस पर महिला का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहती हैं कि शिकायत तो है, लेकिन उम्मीद है कि योगी इसे ठीक कर पाएंगे या योगी ही इसे ठीक कर पाएंगे। अंजुम साहब के इस वीडियो में अधिकतर मतदाता यह कहते पाए गए हैं कि हमने मोदी सरकार को वोट दिया है, यानी मतदाता के अंतर्मन में योगी और मोदी सरकार के बीच का अंतर यदि खत्म हो गया है तो भले ही योगी प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष एक ब्रांड ना हो, लेकिन उनके समानांतर अवश्य उभर रहे हैं। मुझे लगता है कि पुण्य प्रसून जी, अजीत अंजुम और बहन आरफा खानम जैसे राजनीति के संजीदा छात्र भी पाठ्यक्रम में हो रहे बदलावों के अनुरूप चुनावों को संभवतः पढ़ना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के विश्लेषण के इस प्रथम खंड को यहीं विराम देते हैं। दूसरे भाग में प्रदेश चुनाव और उसकी दिशा को लेकर मेरे आकलन को जानने के लिए द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को सब्सक्राइब और लॉगिन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने मुझे सुना। नमस्कार, जय हिंद।